आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रूस को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। पिछले 203 दिनों में रशियन मीडिया और इंडियन मीडिया सोर्सेस की तरफ से SU-57 को लेकर के कुछ बड़ी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली है। दरअसल आपको याद दिला दें कि MiG-21 के डीकमीशन किए जाने के बाद से जो नए फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने का प्लान है, इस पे भारत सरकार और भारतीय वायुसेना दोनों काफ़ी गंभीरता के साथ विचार कर रही हैं। इसी बीच इंडिया टुडे की एक डिटेल्ड रिपोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्सुकता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस समय न सिर्फ भारत SU-57 को लेकर बातचीत कर रहा है, बल्कि ये बातचीत अब एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है। इनिशियल नंबर्स जो बताए जा रहे हैं, इसमें उतार चढ़ाव का क्रम देखा गया है, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत तकरीबन 63 SU-57 जो फैलन्स है, इनको लेकर फिलहाल बातचीत कर रहा है, जो कि तकरीबन 3 स्क्वाड्रन को फॉर्म करेंगे। हालांकि कुछ वेबसाइट्स या न्यूज़ पोर्टल इन नंबर्स को 53 बता रहे हैं, तो कुछ ने 60+ क्लेम किया है। दरअसल ये मूव इस समय ऐसे समय पर आया है जब भारत ऑलरेडी जो एक गैप क्रिएट हुआ है फाइटर जेट स्क्वाड्रन में, उसको फिल करने का काम कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि MiG-21 के जाने के बाद भारत की जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि तेजस में ऑलरेडी हमें डिले देखने को मिली है और अभी पहले तेजस के कमीशन किए जाने का इंतज़ार है। तो वहीं भारत अपने इंडिजिनस प्रोग्राम के साथ साथ जो वेस्टर्न ऑप्शन है उनके तरफ भी देख रहा है। अब अगर हम बात करें रूस के साथ, तो इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को तब मिला जब इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक तरफ जहां भारत 63 SU-57 को लेकर बात कर ही रहा था, तो वहीं रूस ने इस पूरी डील में एक और निर्णायक फैक्टर को ऐड कर दिया है, जहां पर रूस के तरफ से इन 63 SU-57 के साथ साथ जो हाइपरसोनिक KH-47 M2 किंजाल मिसाइल है, ये भी ऑफर कर दी गई है। जी हाँ, रूस ने ये प्रॉमिस किया है कि जैसे ही भारत इन जेट्स की डील को फाइनलाइज करता है, तो भारत को ऑप्शन के तौर पर KH-47 M2 किंजाल, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये ऑफर करी गई है और भारत अगर चाहे तो इनको इंडक्ट कर सकता है। ये मिसाइल भारत की डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देंगी और पायलट बिना कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में एंटर किए ही जो एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी 26 सितंबर को, जहां पर रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर अपनी स्ट्रेटजी में काफ़ी उल्लेखनीय बदलाव किए हैं और इस समय जो पाकिस्तानी एसेट्स हैं उनको और अच्छे से कैसे टारगेट किया जा सकता है, इसकी रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। और इसके लिए भारत 4.5 और 5th जनरेशन की जो मिक्स्ड फ्लीट है उसको ऑपरेट करना चाहता है। रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि एक तरफ जहां भारत 4.5 जनरेशन के जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है इनको लेकर फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है, तो वहीं भारत अराउंड 63 SU-57 फैलन्स को लेकर के रूस के साथ भी बातचीत में इस समय इंगेज्ड है। और ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए आंतरिक समाधान के तौर पर लिए जाएंगे जब तक कि हमारा तेजस मार्क 2 और रैम का फाइटर एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं हो जाते। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारत 2018 में जब SU-57 प्रोग्राम को छोड़कर बाहर आया था और उस समय तक भारत ने तकरीबन $300 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी कर रखी थी, लेकिन उस समय स्टेल्थ और इंजन कंसर्न के चलते भारत को वो प्रोग्राम छोड़ना पड़ा था। अब क्योंकि सितंबर 26 को MiG-21 डीकमीशन कर दिए गए हैं, तो एक इरा का अंत हो गया है और अब भारत चाहता है कि एक नए इरे की जो शुरुआत है वो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर से करी जाए। भारत का ये मानना है कि जब तक 2035 तक हमें AMCA प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हमें यहाँ पर जो SU-57 है उनसे इनकी खानापूर्ति कर लेनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि इस समय एक स्क्वाड्रन की जहाँ तक बात रही, तो एक स्क्वाड्रन में हमें 18 से 20 एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो 63 एयरक्राफ्ट है ये भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि इस समय अगर ये एयरक्राफ्ट ले लिए जाते हैं तो इन्हें फॉरवर्ड एयर बेसिस जैसे कि अंबाला या फिर हाशिमारा जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है, ताकि जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है वो किया जा सके। रूस ने तो ये भी प्रपोज किया है कि जो नासिक फैसिलिटी है, जिसे SU-30 MKI की असेंबली के लिए फ्रेम किया गया था, वो यहाँ पर पूरी तरीके से SU-57 के निर्माण के लिए कंपैटिबल है। और रही बात भारत की तत्काल ज़रूरतों की, तो उस पर भी रूस ने एक बड़ी टिप्पणी करी है। रूस ने कहा, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि भारत पहला एयरक्राफ्ट ही अपने नासिक फैसिलिटी में बनाए, बल्कि हम इनिशियल तकरीबन एक स्क्वाड्रन जो है ये भारत को बनी बनाई दे सकते हैं, यानी कि जो रेडी टू फ्लाई स्क्वाड्रन है ये भारत को दी जा सकती है। और ऐसे में जो आगे के फिर एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण भारत में होता रहेगा, भारत के साथ मिल करके। SU-57 की जहाँ तक बात रही, तो इंडियन वेरिएंट में बहुत सारी जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हैं वो हमें होती दिखाई पड़ेंगी। SU-57 अपने सुपीरियर मनोवरबिलिटी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है।
अगर हम डिटेल में बात करें तो Su-57 जो है ये भारत के लिए बेसिकली काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर भारत ने इसको लिया तो भारत 2030 तक तकरीबन 35 स्क्वाड्रन का जो एक लक्ष्य है वो पूरा कर सकता है। और इनिशियल बैच में हमें जो एक रेडी टू फ्लाई स्क्वाड्रन है वो भी मिलने वाली है। और क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनके यूनिट कॉस्ट की बात करें तो राफेल की तुलना में ये भारत को सस्ते पड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि अगर आप मेड इन इंडिया राफेल को कंपेयर करें कॉस्ट में तो उसकी एक एक्सपेक्टेड जो प्राइस बताई गई है वो एक्सपेक्टेड प्राइस तकरीबन 120 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो 150 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की प्राइस को क्लेम करते हैं। और यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत अगर 63 जो एयरक्राफ्ट है इनको लेकर चलता है तो इनकी यूनिट कॉस्ट जो पड़ेगी इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के साथ वो 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की पड़ेगी। यानी टोटल हमें तकरीबन 5 से लेकर 6 बिलियन डॉलर की जो डील है वो साइन करनी होगी। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी शामिल होगी। हालांकि एक समय ऐसा था जब हमारे सामने कन्फ्यूजन की स्थिति थी कि हम किस 5th जनरेशन फाइटर को चुनें, लेकिन अब क्योंकि F-35 प्रोग्राम से बाहर हो चुका है तो Su-57 ही हमारे पास इकलौता ऑप्शन है। वहीं कुछ भारत के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमें ना तो राफेल की तरफ जाना चाहिए और ना ही Su-57 की तरफ जाना चाहिए, बल्कि हमें जो इंडिजिनस प्रोग्राम है उस पर जोर देना चाहिए। लेकिन हम तत्काल ज़रूरतों को देखें तो हमारे लिए ये एयरक्राफ्ट एक बेहतर आंतरिक समाधान हो सकते हैं क्योंकि इनके साथ किंजाल मिसाइल ऑफर करी गई है जो कि मार्क 10 कैपेबल है और ये 2000 किलोमीटर की रेंज को ऑफर करती है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा दूसरा कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ और उस समय अगर Su-57 और किंजाल हमारे पास हुई तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा ब्रह्मोस ने जब इतनी तबाही मचाई है तो आप इमेजिन करके देखिए अगर किंजाल से इक्विप फेलन्स हमारे पास होंगे तो फिर ये पाकिस्तानी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करना हमारे लिए और भी ज़्यादा यहाँ पर आसान होने वाला है। लेकिन आपको याद दिला दें कि अंतिम निर्णय भारत सरकार का होगा। अच्छी बात यह है कि रशियन डेलीगेशन इसी महीने भारत का दौरा करने वाला है जहां पर चीज़ें एनालाइज करी जाएंगी और एक डिटेल अध्ययन उनके तरफ से किया जाएगा कि आगे का काम कैसे होना है, उसकी रूपरेखा भी तैयार करी जाएगी। तो देखते हैं कि अब इसमें हमें क्या निर्णय मिलेगा, क्योंकि इस समय भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने जो MRFA का केस है वो भी आ चुका है और हम तो यही चाहते हैं, इनफैक्ट हम ही नहीं बल्कि अगर हम डिफेंस कम्युनिटी में चल रही डिबेट को मद्देनजर बात करें तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि हमें राफेल और Su-57 की जो मिक्स्ड फ्लीट है उसके तरफ जाना चाहिए ताकि हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? भारत को क्या Su-57 की तरफ जाना चाहिए या राफेल की तरफ जाना चाहिए, या आप भी जो मिक्स्ड फ्लीट का समर्थन है वो करते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।